हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 10 पर विचाराधीन न्याय की। विचाराधीन नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब सूट अभी डिसाइड नहीं है, विचाराधीन है, नहीं तो उसका नाम विचाराधीन न्याय हो ही नहीं सकता, कॉन्सेप्ट के खिलाफ होता। अगर नाम विचाराधीन होता और सूट फाइनली डिसाइड होते तो उसका नाम ही है विचाराधीन न्याय। इसका मतलब दो सूट है, न्याय विचाराधीन है, दोनों सूट अभी चल रहे हैं। तो जो पहले सूट संस्थित किया गया है वो चलेगा, दूसरा स्थगित हो जाएगा। इस प्रकार की बात धारा 10 में कही है। लेकिन पहला सूट चले, दूसरा स्थगित हो जाए, इसके लिए कुछ शर्तों की पूर्ति ये जरूरी है। वो कौन कौन सी शर्तें, बस यही सेक्शन 10 में लिखा है कि सबसे पहली बात, दोनों सूट भारत के भीतर स्थित न्यायालयों में संस्थित होने चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। और आप जानते हैं कि भारत के भीतर स्थित न्यायालयों को हम स्वदेशी न्यायालय कहेंगे और बाकी विदेशी। लेकिन विदेशी न्यायालय चूंकि ये परिभाषित, इसलिए हमारे द्वारा की गई परिभाषा ये स्वीकार नहीं होगी। जैसे हम परिभाषा कर लें कि जो भारत के भीतर स्थित न्यायालय हैं वे स्वदेशी हैं और जो भारत के बाहर स्थित न्यायालय हैं वे विदेशी हैं, तो ये परिभाषा स्वीकार नहीं होगी। एक सामान्य परिभाषा है जो सामान्य व्यक्तियों द्वारा जानी जाती है, लेकिन कानून ये सामान्य व्यक्तियों के लिए जरूर है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों द्वारा आवश्यक रूप से जाना जाए ये जरूरी नहीं। और सही बात तो यह कि सामान्य व्यक्तियों द्वारा जाना ही नहीं जाता। इसलिए when we are going to become a legal expert, then it must be understood by us that the definition of foreign court will be that which has been given by the legislature in definition clause। और वहां उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा न्यायालय है जो भारत के बाहर स्थित है किंतु केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से चालू रखा गया है, तो उसे भी विदेशी न्यायालय नहीं मानेंगे। हालांकि ये बात जो हमने बोली है वो इस तरह और इन शब्दों में डेफिनेशन क्लास में शामिल नहीं है, लेकिन जो कुछ वहां लिखा है विदेशी न्यायालय को परिभाषित करते हुए उसका भाव यही है। ठीक है, वो कहता है विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और न तो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित है और न ही केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से चालू रखा गया। तो जो परिभाषा का ढंग लिया है वो नकारात्मक है, लेकिन ढंग से जो सार है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कई बार उदाहरण आपको दिया कि अमुक कार्यक्रम में कक्षा के सभी विद्यार्थी शामिल होंगे, ये एक ढंग है कहने का, और दूसरा ढंग कोई ऐसा नहीं होगा जो अमुक कार्यक्रम में शामिल न हो, नकारात्मक ढंग है। बात तो एक ही कही गई है। तो जो विदेशी न्यायालय की डेफिनेशन है उस पर नकारात्मक ढंग ये विधायिका ने इस्तेमाल कर लिया और हम सकारात्मक ढंग से बोल दिया। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण तो अनुच्छेद 21 में मिलता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राणोत्दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, ये भी लिखा है वहां। तो
तो जो सकारात्मक और नकारात्मक ढंग हैं कहने के, बात को प्रकट करने के, इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और कानून में अक्सर नकारात्मक ढंग अपनाया जाता है, क्योंकि सकारात्मक ढंग अपनाने में गलती की गुंजाइश रह जाती है। इसलिए क्या होता है, नकारात्मक ढंग अपनाते हैं, नकारात्मक बात ज्यादा प्रभावी होती है। हमने कहा कक्षा के सारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब आप आके पूछेंगे तो क्या जिसके सिर में दर्द हो रहा वो भी शामिल होगा? एक संभावना बची रह गई। आपने पूछा कि किसी के घर में कोई काम है, वो भी शामिल होगा। जब हमने कहा कि कोई ऐसा नहीं होगा जो अमुक कार्यक्रम में शामिल ना हो, बात ज्यादा प्रभावी हो गई। अब अगर आप आए हमसे पूछने तो हमने फिर यही कहना कि जब एक बार कह दिया कि कोई नहीं मतलब कोई नहीं, बात खत्म हो गई। इसलिए कानून प्राधिकार की भाषा है। आपको परेशान करने के लिए वहां नकारात्मक ढंग नहीं अपनाया है। कानून जिस भाव में अभिव्यक्त होता है, उसकी अभिव्यक्ति जिस प्रकार की है, उसके लिए उपयुक्त भाषा यही नकारात्मक भाषा है। आप भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति कभी प्रभावी नहीं हो सकती। ठीक है, आप किसी को डांट रहे हैं और कहेंगे भैया ऐसे कर, तो डांट प्रभावी हो ही नहीं सकती। आपको अभिव्यक्ति अपने भाव के अनुरूप भाषा का चयन करके तभी देनी होगी। और अगर आपने अभिव्यक्ति भाव के अनुरूप भाषा का चयन करके नहीं दी तो फिर अभिव्यक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। इसलिए अभी हम सुन रहे थे गजल बैठे हुए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, यही गजल जगजीत सिंह ने बहुत मैच्योर स्थिति में भी गाई है और इतनी खूबसूरत गाई है जिसका कोई हिसाब नहीं। और अभी जब हम सुन रहे तो हमारा मन में आ रहा था कि कहां, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज पे जब वो गजल सिंगिंग में आए तब उन्होंने गानी शुरू की। था क्या, बस वो रिदम नहीं आ रहा था, वो अभिव्यक्ति नहीं आ रही थी जो इस गजल के शब्दों के लिए चाहिए। वो बहुत मैच्योर स्टेज पर आई, तो शब्द वही चुनने पड़ेंगे। तो विदेशी न्यायालय इसको परिभाषित करते हुए उसने कहा कि न तो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित रखा गया है और न ही केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से चालू रखा गया है और भारत के बाहर स्थित है। तो जो न्यायालय ऐसे नहीं है वो भले ही भारत के बाहर स्थित हो, स्वदेशी न्यायालय ये कहे जाएंगे। तो विचाराधीन न्याय ये कहता है कि देयर आर टू सूट्स बिटवीन द सेम पार्टीज, और सेम पार्टीज इसकी व्याख्या जब 11 की बात करेंगे हम तो ज्यादा करेंगे। फिलहाल ऐसा मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, सही है वो कि सेम पार्टीज का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति हैं वे भले ही मामले में वादी के रूप में अथवा प्रतिवादी के रूप में संयोजित किए गए हैं, उन्हें मामले का पक्षकार कहा जाएगा। इससे मतलब नहीं कि एक सूट में जो वादी था दूसरे सूट में वो प्रतिवादी है तो आपको मामले के पक्षकार सेम नहीं है, ये नहीं, समान पक्षकार। इसका मतलब ये हुआ कि सूट में वे पक्षकार हैं, उनकी सूट में हैसियत वादी की है अथवा प्रतिवादी की, इससे कोई लेना देना नहीं है। वाद के पक्षकार ये वो है, वादी की हैसियत में है या प्रतिवादी की हैसियत में, इससे लेना देना नहीं, क्योंकि यहां लंबित वाद का सिद्धांत लागू हो उसके लिए जरूरी है देयर शुड बी टू सूट्स इन इंडियन कोर्ट्स, विदेशी न्यायालय में नहीं। दोनों सूट कहां होने चाहिए, भारत के न्यायालयों में, और दोनों संस्थित हो चुके हैं। ठीक है, दोनों पेंडिंग हो, विचाराधीन हो।
भले ही दोनों भारत के एक ही न्यायालय में संस्थित हो गए या फिर भारत के दो भिन्न भिन्न न्यायालयों में संस्थित हो गए, क्योंकि आपको पिछले क्लास में हमने कहा था कि सिविल जुरिडिक्शन, ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं तो एक ही विषय वस्तु के संबंध में कई सारे न्यायालयों को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हो सकता है। हमने धारा 6, 15, ठीक है, सेक्शन 9, 16 से लेकर 20 तक इन सब की बात करते हुए आपसे ये बात स्पष्ट की थी कि जहां तक सिविल लिटिगेशन का सवाल है तो एक ही विषय वस्तु के संबंध में मोर देन वन कोर्ट may have the jurisdiction to hear and to adjudicate or whenever this situation comes, ठीक है। तो इस सिचुएशन के बारे में जो शब्द कहा जाता है वो क्या कहा जाता है कि all these courts who are competent to hear and adjudicate on this particular subject matter, ठीक है, they are the court of concurrent jurisdiction, ठीक है, वे समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय हैं इस, ठीक है, आपका विषय वस्तु के संबंध में। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ये किया जाता है। तो समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट कॉन्क्यूरेंट जुरिडिक्शन, ये मोर देन वन कोर्ट्स में हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एक ही कोर्ट इसमें दोनों मुकदमे संस्थित कर दिए गए हों जिनमें विचाराधीन न्याय का सिद्धांत लागू हो सकता है, ये एक ही कोर्ट में आ गए, ठीक है ना। और यह भी हो सकता है कि दो अलग अलग न्यायालयों में आए, ठीक है ना, क्योंकि एक से अधिक न्यायालय भी समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय हो सकता है। तो एक ही न्यायालय में आए या भिन्न भिन्न न्यायालयों में आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना देखेंगे कि दोनों न्यायालय भारत के हैं, बस इतना। अगर उनमें से एक भारत का न्यायालय नहीं है, विदेशी न्यायालय है, तब विचाराधीन न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत कह रहा है, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत कह रहा है कि सेकंड सूट स्टे हो जाएगा। तो जब सेकंड सूट स्टे हो जाएगा तो कुछ शर्तों की पूर्ति जो धारा 10 में बताई गई ये जरूरी है। जिनमें तो पहली शर्त क्या है, देयर शुड बी 2 सूट्स, हो सकते हैं, और वो भारत के न्यायालयों में हो। भले ही पहला सूट जिस न्यायालय में लाया गया उसी में दूसरा आ गया, या फिर पहला एक न्यायालय में लाया गया लेकिन दूसरा उस विषय वस्तु के संबंध में जो कॉन्करेंट जुरिडिक्शन समवर्ती अधिकारिता रखने वाला दूसरा न्यायालय था उसमें लाया गया। इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना होना चाहिए कि जो पहला सूट सुनने वाला न्यायालय है उसे दूसरे सूट को सुनने की अधिकारिता यह होनी चाहिए। जब कॉन्करेंट जुरिडिक्शन का न्यायालय, ठीक है, तो भले ही अलग अलग हो या एक ही हो, दोनों सूटों को सुनने की अधिकारिता दोनों न्यायालयों में होगी, क्योंकि दे आर कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन। विदेशी न्यायालय, वहां दूसरा सूट स्थित है या पहला सूट संस्थित किया गया, तो फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस ऑफ जुडिस ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो दोनों सूट चलेंगे, चलते रहे, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हमारे यहां हमारी न्याय व्यवस्था है। विदेश में कोई सूट स्थापित हो गया, संस्थित हो गया, उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट का विस्तार एक हिंदू विवाह पर हो रहा था, ठीक है, उसके दोनों पक्षकार अमेरिका में रह रहे थे, दोनों में झगड़ा हुआ, एक यहां आ गया, जो वहां है उसने वहां तलाक का मुकदमा फाइल कर दिया, जो यहां है
उसने यहां फाइल कर दिया, ठीक है। अमेरिकन कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ के सिद्धांतों का पालन किया और इंटरनेशनल लॉ के सिद्धांतों के मुताबिक भारत की जो विधि पक्षकारों को लागू हो रही थी उसी के मुताबिक न्याय निर्णय करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने कोई गलती भी नहीं की, ठीक है। वहां चल रहा है, यहां भी शुरू हो गया, ठीक है। यहां उस सूट की सूचना दाखिल की गई, किताब यहां वाला नहीं चलना चाहिए, वहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहां फार्मर सूट वो है, पहले वो संस्थित हुआ है, ये स्टे हो जाना चाहिए। रेस सब जुडिस लागू नहीं होगा, हालांकि प्रांग न्याय लागू हो सकता है, ठीक है। प्रांग न्याय लागू हो सकता है, वो धारा 13 जब पहुंचेगी तब हम देखेंगे, ठीक है ना। धारा 13 में विदेशी निर्णय की ही बात की है, और विदेशी निर्णय कब कब प्रांग न्याय की तरह लागू हो जाता है वो अलग बात है। इसलिए उस बात को हमने सिर्फ इसलिए यहां पर उठा दिया ताकि कोई विद्वान लोग आ जाते हैं ना, वो ये वीडियो देखेंगे और यहीं पर तुरंत कमेंट, किताब वो तो प्रांग न्याय के तौर पर लागू होता, तो उन विद्वानों को ठीक है चुप करने के लिए या ये बताने के हाँ हमारे ध्यान में वो इशू है, लेकिन अभी उस इशू को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ रेस सब जुडिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां रेस सब जुडिस का सवाल उठाएंगे तो वो आपका सवाल नहीं माना जाएगा और यहां स्थित सूट चलेगा, ठीक है। अमेरिका चूंकि विदेशी न्यायालय के समक्ष संसद सूट है, वहां डिग्री हो जाए और यहां तब तक चलता ही रहे, ठीक है, तब बात अलग हो जाएगी। तब वहां का निर्णय अगर धारा 13 की जरूरतों को पूरा कर रहा होगा तो यहां प्रांग न्याय के तौर पर लागू हो जाएगा, ठीक है, वो बात अलग हो गई। लेकिन फिलहाल यह भी तो हो सकता है कि यहां वाला पहले डिसाइड हो जाए, वहां वाला चलता ही रहे, यह भी तो हो सकता है। तो यहां वाला इंटरनेशनल लॉ के सिद्धांतों के मुताबिक, क्योंकि फिर हमारा विदेशी निर्णय होगा, ठीक है, हमारे सूट का निर्णय उनके कोर्ट के लिए विदेशी निर्णय होगा। और हमने आपसे कहा प्रोसीजर कमोबेश पूरी दुनिया में एक ही होता है, ठीक है। तो हमारा निर्णय वहां लागू हो जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अभी सूट के स्टे की बात चल रही है, ठीक है। रेस सब जुडिस की बात हम कर रहे हैं, विचाराधीन न्याय की बात कर रहे हैं। और जब विचाराधीन न्याय की बात कर रहे हैं तो वहां उसने कहा दोनों सूट कहां होने चाहिए, इंडियन कोर्ट्स में, और स्वयं पार्टीज के बीच हो। पार्टी पक्ष जो सूट है उसमें किस हैसियत में पक्ष या पक्षकार बनाई गई है इससे लेना देना नहीं, पक्षकार होनी चाहिए, चाहे वादी की हैसियत में चाहे प्रतिवादी की हैसियत में, क्योंकि वाद के विषय पर बोलने का हक तो सभी को है, वादी को भी है प्रतिवादी को भी है। वादी अपना अभिवचन करेगा वाद पत्र के माध्यम से और प्रतिवादी अपना अभिवचन करेगा लिखित कथन के माध्यम से, ठीक है। लिखित कथन किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा धारा 8 बहुत सारी आदेश 8 यह बताएगा, और वादी अपना अभिवचन किस प्रकार से प्रस्तुत करेगा यह आदेश 7 यह बताएगा, और दोनों अभिवचन ही हैं यह आदेश 6 नियम 1 यह कहेगा कि वादी का अभिवचन वादपत्र है और लिखित कथन प्रतिवादी का अभिवचन है, यह आदेश 6 नियम 1 कहेगा। तो अभिवचन ये तो करने की जो सामर्थ्य है वो तो वादी प्रतिवादी दोनों में है। तो कोई किस सूट में वादी था या प्रतिवादी था इससे फर्क क्या पड़ा, पक्ष तो है, ठीक है। और आपसे कहा था कि चूंकि वाद के पक्षकार प्राकृतिक व्यक्ति होंगे और उनकी एक निश्चित आयु होगी, नहीं रहेंगे वो नहीं रहे तो आगे जब हम लोग सीपीसी में बढ़ेंगे तब इस बात पर चर्चा करेंगे, और इससे पूर्व कई बार कर भी चुके हैं कि वाद कारणों के
स्वयं दो प्रकार होते हैं। एक ऐसे वाद कारण जो सिर्फ पक्षकारों से ही संबंधित है, और एक ऐसे वाद कारण भी हैं जो पक्षकारों से संबंधित तो है ही है, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों से भी संबंधित है। अगर वाद कारण इस प्रकार का है कि सिर्फ पक्षकारों से संबंध रखता है, तो पक्षकार मर गए, यानी प्राकृतिक व्यक्ति के तौर पर उनका जीवन खत्म हो गया, वाद उपशमित हो जाएगा, वाद अबेट हो जाएगा। उपशमन का मतलब क्या हुआ? उपशमन का मतलब हुआ कि गुणदोष पर निर्णय नहीं हुआ, यह नहीं पता लग सका आधिकारिक तौर पर कि कौन सही था और कौन गलत। लेकिन फिर भी क्योंकि एक पक्षकार मर गया और शिकायत का प्रकार ऐसा था कि अगर शिकायत सही होती तो सिर्फ अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार इसी व्यक्ति को था और किसी को नहीं था, इसी को अनुतोष मिलना चाहिए। अब ये खत्म हो गया तो किसकी सही कौन गलत, इसका निर्णय करना अब फिजूल हो गया है, इसके बाद उपशमित हुआ माना जाएगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का विवाद है तो प्रॉपर्टी तो उत्तराधिकारियों में निहित हो गई, तो इसलिए अब निर्णय जरूरी है कि प्रॉपर्टी किसके पास थी या किसके पास होनी चाहिए। तो पक्षकारों की मृत्यु से वाद के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, और तब उनके उत्तराधिकारियों को आदेश 22 की व्यवस्था के मुताबिक संबंधित वाद में पक्षकार बनाया जाएगा और वाद आगे चलेगा। ठीक है ना? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो अब वाद के प्राकृतिक पक्षकार बदल चुके हैं। भाई जो पक्षकार मर गया अब वो तो नहीं है, उसका उत्तराधिकारी आ गए। तो प्राकृतिक व्यक्तियों के दृष्टिकोण से हम देखें तो वाद के पक्षकार बदल चुके हैं, लेकिन एक उत्तराधिकारी जिस पूर्वाधिकारी के अधिकार के अंतर्गत वाद का पक्षकार बनाया गया है, वह उत्तराधिकारी अपने पूर्वाधिकारी के हक के अधीन मुकदमेबाजी कर रहा है, यही कहा जाएगा। ठीक है ना? तो जब कभी कोई व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के अधिकार के आधार पर अपनी बात कहता है तो यह कहा जाता है कि वह अपने पूर्वाधिकारी के हक के अधीन बात कर रहा है। आपने हमसे मकान खरीदा तो आपके पूर्वाधिकारी हम हैं और हमने आपको वही ट्रांसफर किया जो हमें प्राप्त हुआ। हमारा इनका मुकदमा चला सुखाधिकार को लेकर और यह इस्टेब्लिश हुआ कि इनका सुखाधिकार है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी पर। तो अब हमने अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी। तो जब हमने आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो आपको वह प्रॉपर्टी अपने पूर्वाधिकारी अर्थात हम, ठीक है, अर्थात मेरे द्वारा जिन बाध्यताओं और जिन अधिकारों के अधीन वो प्रॉपर्टी धारित की जा रही थी मेरे द्वारा, उन्हीं बाध्यताओं और उन्हीं अधिकारों के अधीन आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हुई। तो नो डाउट जिस मुकदमे में इनके सुखाधिकार का निर्णय हुआ था मेरी प्रॉपर्टी पर, उसमें आप पक्षकार नहीं थे, ये सही है। लेकिन जब ये अपने सुखाधिकार का दावा करेंगे या उसका उपभोग करेंगे और आप इन्हें रोकने के लिए इंजंक्शन सूट ये फाइल करेंगे, क्योंकि सुखाधिकार एक प्रकार का भार ही है प्रॉपर्टी पर, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी पर। तो आप जब या आप अगर इन्हें सुखाधिकार का उपयोग करने से, क्योंकि प्रॉपर्टी अब मेरे पास तो नहीं है, तो आपके पास कोई सिविल सूट दर्ज कराएंगे या दायर करेंगे तो यह कहा जाएगा कि आप
उसी हक के अधीन मुकदमेबाजी कर रहे हैं जिस हक के अधीन मुकदमेबाजी करके पहले से एक निर्णय आ चुका है और आपके द्वारा दायर सूट में वो पिछले वाला निर्णय प्रांग न्याय के रूप में, रेस सब जुडिस के रूप में नहीं, रेस सब जुडिस के रूप में नहीं, प्रांग न्याय के रूप में लागू हो जाएगा और आपका मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप नो डाउट पिछले बाद में पक्षकार नहीं थे, लेकिन आपका पूर्वाधिकारी है जिसके आप उत्तराधिकारी हो, ठीक है ना, वो उस बात में पक्षकार था। और अगर दोनों मुकदमे चल ही रहे हो, ठीक है, अगर दोनों मुकदमे चल ही रहे हो और उसी बीच हम आपको ट्रांसफर कर दें, ठीक है, सूट दोनों सूट चल रहा है, हमने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, आपको नहीं मालूम कि सुखाधिकार को लेकर एक मुकदमा चल रहा है, ठीक है, लेकिन इन्हें तो मालूम है, इन्हें तो मालूम है आपने सेकंड सूट फाइल किया, तो प्रतिवादी तो इन्हीं को बनाओगी भाई, प्रतिवादी किसे बनाओगी, वो तो इन्हीं को बनाओगी सेकंड सूट में भी, और सेकंड सूट में भी, फर्स्ट सूट में भी ये प्रतिवादी। तो जैसे ही इनको सम्मान पहुंचेगा ये तुरंत आ जाएंगे कि साहब एक सूट चल रहा है पहले से, इन्हें तो मालूम है, आपको भले ही ना मालूम, ठीक है, तो माना ये जाएगा, यद्यपि पिछले बात में हम पक्षकार हैं, आप नहीं हो, ठीक है, लेकिन सेकंड सूट जिसने दाखिल किया है वो क्या है, उसी हक के अधीन मुकदमेबाजी कर रहा है जिस हक के अधीन उसका पूर्वाधिकारी पूर्ववर्ती बाद में संयोजित किया गया है, ठीक है ना, इसलिए आपका सूट स्टे हो जाएगा। अब आपके मन में स्वाभाविक सवाल उठेगा कि तो मकान बेच के चले गए, पूर्ववर्ती बाद में हम पक्षकार हैं नहीं भाई, वो तो हमारे इनके बीच, और सेकंड सूट हमने दाखिल किया, मेरा स्टे हो गया धारा 10 के मुताबिक, और फर्स्ट सूट हम लड़ने जाएंगे नहीं क्योंकि हम तो बैठ चुके हैं, हमसे क्या लेना देना, तो मेरा नुकसान हो जाएगा क्योंकि डिग्री हो जाएगी, जब हम लड़ेंगे नहीं इनके पक्ष में डिग्री हो जाएगी, इनके पक्ष में जैसे डिग्री होगी सेकंड सूट हमारा स्टे चल रहा, हमारा सुना ही नहीं गया, ठीक है, और उधर वो डिग्री हो गया, अब वो डिग्री सेकंड सूट स्टे भले ही है लेकिन जिंदा तो है, लेकिन वो डिग्री लाके यहां दाखिल कर दी जाएगी और वो प्रांग न्याय के रूप में अब सेकंड सूट कभी सुना ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो हम तो बेवकूफ बन गए नहीं। इसी के लिए जब आदेश 1 में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, जहां वादों के पक्षकारों के बारे में बात चलेगी, तो वहां किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो वाद में पक्षकार होना चाहिए उसे वाद में पक्षकार बनाया गया नहीं बनाया गया, लेकिन ऑर्डर 1 रूल 10 उसमें पक्षकार बनने की सुविधा दी गई है, इसीलिए दी गई है। तो आपका ये सूट स्टे जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको प्रथम वाद में यानी जो हमारे इनके बीच चल रहा है उसमें ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन लगाकर पक्षकार बनने की सुविधा ये रहेगी, और जब आप पक्षकार हो जाएंगे तो फिर तो अपनी बात कह पाएंगे, फिर हम कहें न कहें इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो आगे की स्थितियां हैं, उनकी चर्चा हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बात क्लियर रहे, अन्यथा मन जब उलझता है तो फिर बात गड़बड़ होने लगती है, फिर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए हमने उसकी चर्चा की। कुल मिलाकर बात यह हुई कि वाद के पक्षकार शक्लों से समान आपको भले ही न दिखाई देते हो, लेकिन वो हक जिसके अधीन पूर्ववर्ती बाद में मुकदमेबाजी हो रही है, ठीक है ना, वो हक समान है, ठीक है, इसलिए पक्षकार समान माने जाएंगे, ठीक है ना, तो समान पक्षकार का अर्थ हुआ दोनों तरफ सेम पार्टीज हैं, ये दोनों तरफ ऐसे पक्षकार हैं जो वाद के संस्थित किए जाने के समय जो पक्षकार थे उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन मामले में अधिकारों का दावा कर रहे हैं, ठीक है ना, व्युत्पन्न यानी उनसे अपने को अधिकार उत्पन्न होने का दावा वो लोग कर रहे हैं। तो सेक्शन 10 लागू हो, रेस सब जुडिस लागू हो, तो उसके लिए क्या,
बोथ सूट मस्ट बी, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड बिफोर द इंडियन कोर्ट्स, फॉरेन कोर्ट के समक्ष नहीं, ठीक है, दोनों इंडियन कोर्ट्स के समक्ष होने चाहिए और दोनों विचाराधीन होने चाहिए, उनमें कोई निर्णय न हुआ हो दोनों सूटों में, और दोनों में पक्षकार समान हो। ये दोनों में जो पक्षकार हैं वे ऐसे अधिकार के अधीन दावा कर रहे हो, ठीक है, जो अधिकार उन्हें उन पक्षकारों से भी उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, जो पक्षकार प्रथम वाद में पक्षकार बनाए गए थे, उसी हक के अधीन वो लोग मुकदमेबाजी कर रहे हो और सारा विवाद उसी विषय वस्तु के संबंध में हो जिस विषय वस्तु के संबंध में पहले वाद में विवाद था, उसी विषय वस्तु के संबंध में सेकंड सूट भी हो, और दोनों सूट कॉन्क्यूरेंट जुडिक्शन के कोर्ट्स में स्थापित संस्थित किए गए हों, यानी समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय में संस्थित किए गए हों, अर्थात दोनों सूट या तो उसी न्यायालय में नहीं, एक ही न्यायालय में आए हों, अर्थात जहां पहला सूट संस्थित है वही दूसरा आया हो, और या फिर भारत के किसी ऐसे न्यायालय में सेकंड सूट आया हो जो प्रथम वाद को सुनने की अधिकारिता भी रखता है, ठीक है, जो पहले सूट को सुनने की अधिकारिता भी रखता है। तो ये दूसरा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इससे मतलब नहीं है। बस केवल इतना देखा जाएगा न्यायालय कहाँ है, न्यायालय की परिभाषा में ये सारे न्यायालय आते, ठीक है, सेकंड सूट कहां संस्थित किया गया इससे मतलब नहीं, और थर्ड सूट किस न्यायालय में संस्थित हुआ इससे भी लेना देना नहीं। बस इतनी सी बात कि दोनों सूट, ये जो फार्मर और आपका लेटर सूट है, ये एक ही न्यायालय में अगर संस्थित कर दिए जाते तो वह न्यायालय इन दोनों मुकदमों को सुनने के लिए एक सक्षम और समर्थ न्यायालय होता। यदि इतनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं तो रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा, और ये जो सेकंड सूट है ये स्टे कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट सूट ही चलेगा। क्यों ऐसा काहे होगा? इसलिए कि व्यक्ति की चेतना, उसकी समझ ये अलग अलग है। दोनों न्यायालय कॉन्क्यूरेंट जुडिक्शन के, दोनों के पीठासीन अधिकारी अलग अलग होंगे, और हमने लगातार बोला है कि सबकी अपनी दुनिया है, ठीक है, सत्य निरपेक्ष है, ठीक है, निरपेक्ष मीनिंग देयर बाय वो तो अपने ही ढंग का है, लेकिन वो आपको दिखता वैसा है जैसे आप खुद हो, ठीक है, क्योंकि देखने के लिए माध्यम चाहिए, ठीक है, दिखाई बिना माध्यम के नहीं पड़ सकता। वो आपका मिस्टर इंडिया पिक्चर, ठीक है, इसी पर है ना, वो कहती है कि अगर प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजर जाए, ठीक है, टकराकर वापस ना आए, तो आपकी आंख की रेटिना पर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, और आपकी आंख की रेटिना पर जब कुछ नहीं बनेगा तो रेटिना कोई पिक्चर नहीं बनाएगी, और जब कोई पिक्चर नहीं बनाएगी तो दिमाग को कोई संदेश नहीं मिलेगा, और दिमाग पूर्व संकलित अनुभव के आधार पर कोई पहचान ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका आकार, इससे प्रकाश की किरण टकरा रही है और टकराकर मेरी रेटिना पर वापस आ रही है, मेरी रेटिना पर आपका की पिक्चर बन रही, और पूर्व संकलित अनुभव के आधार पर
मेरा दिमाग ये बता रहा है कि सामने मनुष्य बैठा है और उससे मेरा पूर्व का परिचय, इसलिए हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो कि प्रकाश की किरण आपसे गुजर जाए, टकरा कर वापस ना आए, तो फिर आप मुझे नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। आप नहीं होंगे ऐसा नहीं, आप तो होंगे, लेकिन माध्यम नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये लैपटॉप माध्यम है जो मेरी बात आप तक जा रही है। इस माध्यम को हटा दीजिए, तब ऐसा नहीं हम बोल नहीं रहे, हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन माध्यम हट गया, आप नहीं सुनाई देगा। तो माध्यम चाहिए। सत्य निरपेक्ष है, सत्य तो है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। माध्यम चाहिए आपकी समझ का, ठीक है। आपकी समझ माध्यम है सत्य को समझने का। आपने सत्य समझ लिया, लेकिन अब जो सत्य आया है वो सत्य नहीं है, वो आपके सापेक्ष सत्य है, आपकी समझ के सापेक्ष सत्य है। आपने जो समझा, ठीक है, जरूरी नहीं वो सत्य ही हो, क्योंकि आप तो अपनी समझ के मुताबिक समझेंगे, ठीक है। मोबाइल किसी को उपयोगी लग रहा है तो दूसरे को बेकार की चीज, अपनी अपनी समझ है। मोबाइल क्या है ये नहीं कह सकते, पता नहीं क्या है, बेकार की चीज है, लग्जरी की चीज है, उपयोग की चीज है, पता नहीं। सत्य तो निरपेक्ष है, लेकिन आपकी समझ सापेक्ष है। इसलिए जो सत्य आपको उपलब्ध होगा वो सत्य सापेक्ष होगा, ठीक है। वो निरपेक्ष नहीं हो सकता, वो ठीक वैसा नहीं हो सकता जैसा सत्य है। इसलिए कहा जाता कोई नहीं बता सकता कि सत्य क्या है, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जैसे ही बताने की कोशिश होगी कि सत्य क्या है, वैसे ही वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी जस्टिफाइड होकर बताओगे तो वही जो समझ में आया, इससे सत्य निरपेक्ष है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब हमें व्यवस्था चलानी है भाई, हमें तो व्यवस्था चलानी है। कानून काहे के लिए? समाज के लिए, सामाजिक नियम के रूप में वो आया है, ठीक है। वो सत्य की खोज नहीं है। कानून समाज के विनियमन के लिए है, रेगुलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी। और ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है ना, बहुत बढ़िया चीज है, एक काम चलाऊ व्यवस्था है बस। तो काम चलाऊ व्यवस्था में भाई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो दो न्यायाधीश हैं, दोनों की समझ कानून के बारे में अलग अलग है। कानून को आप सत्य मान रहे हैं, कानून सत्य नहीं है, ठीक है। कानून तो काम चलाऊ व्यवस्था है बस। नीति नैतिकता वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि नैतिकता में आपसे अपेक्षित सिर्फ इतना है कि आप समाज के नियमों का पालन करते दिखें। आप मजबूरी में कानून के नियम, वो नैतिकता के नियम का पालन कर रहे हैं, इच्छा से कर रहे हैं, इससे लेना देना नहीं। हालांकि परिणाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। जब अंदर से अपनी इच्छा से आप पालन कर रहे हैं तो कोई हो न हो, ठीक है, आप नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप गए हो, शव को छुआ हो आपने और आकर खाना खा लिया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप इसे मन से गलत मानते हैं। किसी ने शव छूते देखा था, आपको नहीं देखा था, इससे लेना देना नहीं। लेकिन अगर मन से सही नहीं मानते, बस समाज के डर से कुछ पालन करते हैं, तो फिर मौका मिलता ही आप नियम के उल्लंघन से चूकेंगे नहीं। इसीलिए विवाहेतर संबंध आपको दिखाई देता है समाज में, ठीक है। अन्यथा विवाहेतर संबंध हो ही नहीं सकते,
कैसे हो जाएंगे? राम के सामने छूप का प्रस्ताव लेकर आई है, नहीं होगा विवाहेतर संबंध। अब आप कहेंगे वो तो पीछे सीता थी, तो साल भर तो सीता नहीं थी, और उस युग में सेकंड मैरिज कोई खराब बात भी नहीं, राम के पिताजी ने कर रखी है सेकंड मैरिज। ठीक है, तो सवाल यह है कि हम जो मन से गलत मानते हैं वो कैसे कर रही है? संभव ही नहीं है। ठीक है, तो नैतिकता भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि नैतिकता आरोपित होती, ओढ़ी हुई होती है। धार्मिक होना ये अच्छी बात है, क्योंकि धार्मिकता जब आप में आती है तो नैतिकता अंदर से आती है, और वो अंदर की नैतिकता वही बेहतर है। तो न कानून बेहतर, न नैतिकता बेहतर। इसीलिए आपको सो कॉल्ड जो मॉरल लोग हैं निहायत अनैतिकता के काम करते दिखते हैं। ठीक है ना? तो सवाल यह है कि कानून सत्य नहीं है, लेकिन सत्य जैसा है उसे कोई भी न्यायाधीश समझेगा तो अपनी समझ से समझेगा। और जब दो सूट एक ही विषय वस्तु के संबंध में समान पक्षकारों के बीच चल रहे हैं, दोनों भिन्न भिन्न डिसीजन हो सकता है, क्योंकि सबकी समझ अपनी है। और हमें कानून के रूप में काम चलाऊ व्यवस्था का निर्माण करना है, हमें सत्य की खोज नहीं करनी है। अभी जब रेस जुडिकेटा पर बात करेंगे तो देखेंगे कि वो न्याय पर आधारित प्रिंसिपल नहीं है। रेस जुडिकेटा न्याय पर आधारित प्रिंसिपल नहीं है। रेस जुडिकेटा तो हो सकता अन्याय भी हो, लेकिन हम उसे कानून में मानते हैं क्योंकि हमें काम चलाना है, न्याय की खोज नहीं करनी है। इसलिए जो हम लोग रेस जुडिकेटा पर बात करेंगे तो विशेष ये बात उठेगी। तो है क्या कि हमें काम चलाना है। तो दो न्यायाधीश अगर समान सब्जेक्ट मैटर पर समान पक्षकारों के बीच भारत के न्यायालय होते हुए भी भिन्न भिन्न निर्णय देंगे, और दोनों कॉन्करेंट जुडिक्शन के हैं, दोनों कोर्ट हैं, तो ये बात थोड़ी गरिमापूर्ण नहीं दिखाई देगी। और ऐसा संभव है अगर हम दोनों मुकदमों को चलने की इजाजत देंगे तो। और फिर हम लागू किसे करेंगे? अगर दोनों विरोधी हो गए, न हुए, चलिए बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी दोनों पीठासीन अधिकारियों के मन में आएगा मेरा वाला इन्फोर्स हो। ठीक है आदमी के मन की ये इच्छा है, अनावश्यक उसे प्राधिकार दिखाने की आदत होती है। ठीक है, तो ये मानवीय इच्छाएं हैं, और अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हुए तब तो और भी ज्यादा आफत हो जाएगी। किसे लागू करेंगे? तो हमें न्याय की बहुत चिंता नहीं है, वेदर दैट इज रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा। These principles are not based on the principle of justice. They are based on the public policy, लोक नीति। ये आधार है दोनों का। ठीक है, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी आधार है। और पब्लिक पॉलिसी ये कह रही है कि भाई कुछ ऐसा करो कि झंझट न हो। इसलिए हमने कहा कि जैसे ही दूसरा सूट दायर है, इसकी सूचना मिलेगी, वैसे ही दूसरा स्टे हम कर देंगे, पहला चलाएंगे। अब क्योंकि पक्षकार समान है इसलिए ये असंभव है कि दूसरे सूट की सूचना, ठीक है, पक्षकारों को ना मिले। ठीक, ये असंभव है। भाई प्रतिवादी और वादी तो यही होंगे, इन्हें तो संबंध भेजोगे ही। ठीक है, और अगर इन्हें नहीं भेजा दूसरे सूट का, तो दूसरा सूट तो डिग्री भी ले लो, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम लोग अब जब आगे पढ़ेंगे 96 पर पहुंचेंगे तो कहेंगे अगर जहां और आदेश 1 में पहुंचेंगे तब आएगा अगर आवश्यक पक्षकार, इसे पक्षकार आपने नहीं बनाया है तो डिग्री का कोई मतलब है ही नहीं, तब तो वो डिग्री बेकार हो गई। तो आवश्यक पक्षकार तो पक्षकार होंगे ही, और जब आवश्यक पक्षकार होंगे तो वे न्यायालय के ध्यान में ऐसी बात ले ही आएंगे कि पहला सूट चल रहा है। ठीक है, और अगर पहला सूट चल रहा है, सूचना न्यायालय को मिली, तो ये सारी चीजें न्यायालय देखेगा कि क्या सेम पार्टीज के बीच क्या सेम सब्जेक्ट मैटर है, क्या दोनों भारत के न्यायालयों में दोनों कॉन्करेंट जुडिक्शन के कोर्ट है। अगर हाँ तो सेकंड स्टे,
अब एक संभावना यह भी है कि पक्षकार मक्कारी कर रहे हैं और न्यायालय के ध्यान में यह बात लाई ना कि फर्स्ट सूट चल रहा है, तो फिर तुम्हारी गलती तो तुम ही भुगतोगे, दोनों सूट चलेंगे। और जब दोनों चल गए तो जो पहले डिसाइड हो जाएगा वो दूसरे में रेजुडिकेटा की तरह काम करना शुरू कर देगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली घुस गया। ठीक है, और अब आप शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम था, तो आपको ध्यान में लाना चाहिए था, आप नहीं लाए। तो फिर कौन पहले संस्थित हुआ इससे मतलब नहीं, एक निर्णित हो गया वही काम करेगा। ठीक है ना। तो सेकंड सूट इसलिए स्टे करने की बात हुई है ताकि दो भिन्न निर्णय ना आए। अच्छा, आप कहेंगे तो फिर दायरी करना क्यों नहीं रोक दिया, ये भी तो सवाल है भाई। सेकंड सूट इतना लफड़ा करने की जरूरत ही क्या है, सेकंड सूट को स्टे का है, वो दायरी ना हो, ऐसी व्यवस्था कर दो कि सेकंड सूट दायर ही नहीं होगा। और अगर किसी ने दायर कर दिया, दूसरा जैसे बताएगा ये सेकंड है, तो इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए, पहला चले। तो ऐसा दो कारणों से, एक तो यह है कि पहला सूट मान लीजिए टेक्निकल ग्राउंड्स पर कहीं कुछ निरस्त हो गया, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स में है, कोर्ट फीस नहीं दी, भाग गए, एक्सपार्टी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी तकनीकी आधार पर डिसाइड हो गया, तो सेकंड सूट ला ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि पहला उसकी तरह काम करने लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, हमें आपके मकान पर कब्जा करना है, हमारा आपके मकान से दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन हम कब्जा करना चाहते हैं। हमने एक सिविल जस्टिस डिवीजन किया, मुकदमा फाइल कर दिया, क्योंकि आपका मकान 5 करोड़ रुपए का था कि साहब हम इस मकान में किराएदार हैं, है नहीं, अभी तो दूर दूर तक संबंध नहीं, लेकिन ये तो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य से दर्शित किया जाएगा ना कि हम हैं किराएदार या नहीं है, तो बात की बात हुई। फिलहाल हमने एक मुकदमा दायर कर दिया कि हम इस मकान में किराएदार हैं या हम इस मकान के मालिक हैं, और ये साहब कब्जा किए बैठे हैं। आप मालिक हो, कहे हम ये रहे कि हम मालिक हैं, ठीक है, और ये कब्जा किए बैठे हैं, खाली नहीं करते, इनसे खाली करा दिया जाए। हम मकान में कहीं है ही नहीं और हमने सूट फाइल कर दिया। ठीक, सम्मन पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये सम्मन पहुंच गया ही नहीं, इसी बीच सम्मन पहुंचे उससे पहले ही हमने ये सूट फाइल किया। ठीक है, ये सूट फाइल किया और इन्हें जबरदस्ती मकान से निकालने की कोशिश शुरू कर दी। अभी सम्मन नहीं पहुंचा इन्हें, और सम्मन पहुंच भी गया तो क्या है, डेट 2 महीने बाद की लगी हुई है या 3 महीने बाद की लगी हुई है। हमने बीच में इन्हें बेदखल करना शुरू कर दिया ताकत से। अब ये क्या करेंगे, वहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी आप पे परेशानी होगी, कचहरी को गाली कितनी भी दो, जब आप परेशानी होंगे तो 2 ही दरवाजे खुलेंगे सिर्फ, एक कचहरी का होगा और दूसरा मंदिर का होगा। तीसरा दरवाजा नहीं है जहां से आपको अनुतोष मिल जाए, गाली कितनी भी देना। खुद को अच्छा दिखाने के लिए जैसे नेताओं गाली बकते हो, 2 कौड़ी के नहीं हो नेताओं के सामने, ठीक है, वो ना हो तो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। IAS IPS तुम्हें नौकर बना के रखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जरा कभी DM साहब से मिलने की कोशिश करना, SP साहब से मिलने की कोशिश करना, तो पता लगेगा साहब नहा रहे हैं, साहब खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो पता लग जाएगी, सारी अपनी हैसियत ध्यान में आ जाएगी। नेता ना हो तो समझ में आएगा। तो जैसे नेताओं गाली बकते हो, ऐसे ही न्यायालय गाली बकते हो, लेकिन हैसियत यही है आपकी, ये दोनों हो तो समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है अब, क्योंकि पुलिस DM साहब वही तो सब मिले, मकान खाली करा, तो आप जाएंगे तो कोर्ट ही। अब आप सूट फाइल करने पहुंचे कि साहब हमें हमारा मकान ही है और हमें साहब जबरदस्ती बेदखल कर रहे हैं, इन्हें बेदखल करने से रोक दिया जाए। ठीक, हम कहेंगे साहब फर्स्ट सूट ये
और फर्स्ट सूट में डेट लगी 3 महीने की और हम तुम्हें अभी निकाले दे रहे हैं। तो अगर यहां धारा 10 में यह लिखा हो, सोचिए धारा 10 ऐसी नहीं है, धारा 10 में यह लिखा है कि सेकंड सूट फाइल ही नहीं होगा, तो आपका होगा क्या? आप मकान के मालिक होते हुए भी बाहर, मकान के मालिक होते हुए भी निकलो बाहर, 3 महीने बाद जब आएगी डेट तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप निकल गए मकान से और 3 महीने बाद डेट आई भी तो एक ही दिन में निर्णय तो नहीं आ जाएगा। मुकदमा चला 20 साल, 20 साल तुम बाहर रहे, हम तुम्हारे 5 करोड़ के मकान में आराम से रहे, इसलिए उन्होंने कहा सेकंड सूट स्टे रहेगा। इसका मतलब सेकंड सूट दायर होगा, ठीक है। आपने दायर किया, सेकंड सूट दायर हो गया, तो आप कहेंगे तो फिर दायर करने से फायदा क्या हुआ? दायरी तो हो गया, बाद में स्टे हो गया। दायर होने से यह फायदा हुआ कि जब आदेश 39 पे हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे, आदेश 40 पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि सारे जब सूट फाइल हो गया तो फिर सारे अंतरिम अनुतोष इसे प्राप्त करने के आप अधिकारी ये हो जाते हैं। अंतरिम अनुतोष ये देखिए, एक होती है अंतिम अनुतोष, एक होता है अंतिम अनुतोष फाइनल रिलीफ, और एक होती है इंटरिम रिलीफ या अंतरिम अनुतोष। फाइनल रिलीफ का मतलब, अंतिम अनुतोष का मतलब यह होता है कि मुकदमा पूरी तरह सुना गया और पूरी तरह सुनने के बाद आपकी बात हमने ठीक पाई साक्ष्य के आधार पर, और आपको फाइनल रिलीफ हमने ग्रांट कर दी, ठीक है। और अंतरिम अनुतोष का मतलब यह होता है कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक के लिए हमने आपको रिलीफ दे दी, क्योंकि अंतिम रूप से यह भी पाया जा सकता है कि आप रिलीफ के हकदार थे और चूंकि मुकदमे के दौरान आपको रिलीफ नहीं दी गई है, इसलिए आपका ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया। अगर अंतिम रूप से हम पाएंगे कि आप रिलीफ के हकदार नहीं हो, तो अधिकतम इतना कहा जा सकता है कि मुकदमे के दौरान आपने अनाधिकृत रूप से सुविधाओं का उपभोग किया, ठीक है ना, अंतरिम अनुतोष के आधार पर, तो ये उससे कम खराब स्थिति होगी, ठीक है ना। खराब स्थिति तो है क्योंकि अनाधिकृत रूप से आपने सुविधाओं का उपभोग किया, लेकिन उस स्थिति से कम खराब स्थिति है ये, जिसमें आप अंतिम रूप से सुविधाओं के उपभोग के अधिकारी होते किंतु अंतरिम अनुतोष न मिलने के कारण, और अंतिम अनुतोष बाद की पूर्ण सुनवाई के बाद ही मिलेगा, इस दुविधा के कारण बाद के लंबन काल में सुविधा का उपभोग नहीं कर सके और जबरदस्त नुकसान आपने उठाया अधिकारी होते हुए भी, ठीक है, ये उससे कम खराब स्थिति होगी। इसलिए अंतरिम अनुतोष अनुदत्त किए जाते हैं, ठीक है ना। और उन अंतरिम अनुतोषों का नाम, जैसे क्रिमिनल में जमानत, अंतिम रूप से आपको सजा हो गई, हो सकती है, होती है, जमानत तो सबको मिल जाती है, जब सजा बहुतों को हो जाती है, तो जमानत अंतरिम अनुतोष ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट, बिकॉज ज्यादा कठिन स्थिति है। मानिए अंतिम रूप से निर्दोष सिद्ध हुआ, जमानत आपने दी नहीं, तो उसका एक लंबा समय जेल में कट गया, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बेल नियम है, कारागार अपवाद है। हालांकि अब क्योंकि दुरुपयोग आपने हर चीज का इतना ज्यादा किया, हर मामले में गवाह गवाही देने नहीं आ रहे, सब छूट ही रहे हैं, इसलिए न्यायालयों का ये व्यू बन गया कि इसी समय जितनी जेल कटवानी कटवा लो, बाद में तो ये छूट ही जाएंगे, गवाही आएगी नहीं, अंतिम रूप में मैंने छोड़ना ही है, क्योंकि बिना साक्ष्य हम सजा कर नहीं सकते, करनी भी नहीं चाहिए, अंतिम रूप से छूटेंगे ही, तो अभी रख लो इन्हें, जितना सब खारिज बेल, ठीक है। लेकिन ये आप ही की हरकतों का परिणाम है, ठीक है। अगर वाकई साक्ष्य आने लगे तो फिर ठीक है, तो बेल भी तब बात ठीक है कि बेल रूल है और वो मिलनी चाहिए, लेकिन अंतिम रूप से छूटना ही है। डकैती डाली है, हमें पता है, सेनेट पता है कि आपने डकैती डाली है, अरे हमारे कोर्ट में कई बार तो गुस्सा आने लगती है, घर में कत्ल हुआ है, सामने खड़े ही नहीं ने मारा,
ठीक है, आनोद छोड़ के, भाई वहां पे तो शपथ लेकर आप बोल रहे हैं, और जरा तालागढ़ के कोर्ट साहब मारा तो इन्हीं ने है, ठीक है, और आप मां नहीं कह रहे हो, मां नहीं कह रहे हो, जहां तुम्हें कहना है। मां कह रहा हमने देखा ही नहीं किसने मारा, तो छूट तो इन्हें जाना ही है, तो इसलिए इन्हें जब तक रखो जेल में तभी तक रख लो, ठीक है। तो कोई भी चीज दुनिया में विकसित हो रही है तो वो अकारण विकसित नहीं हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर अंतरिम अनुतोष आपको नहीं दिए गए तो आप बहुत नुकसान में हो सकते हैं, ठीक है। और अंतरिम अनुतोष तभी मिलेगा जब मुकदमा हो, मुकदमे में ही तो मिलेगा अंतरिम अनुतोष। तो अगर यह कह दिया जाए कि फर्स्ट सूट दाखिल है, इसलिए सेकंड सूट फाइल नहीं होगा, ठीक है, तो फिर अंतरिम अनुतोष मिल ही नहीं सकता। कारण यह है मुकदमे ही नहीं है, तो फिर अंतरिम अनुतोष कैसे? अंतरिम अनुतोष तो मुकदमे में मिलेगा, इंटरिम रिलीफ वो रिसीवर की नियुक्ति के रूप में हो, वो अस्थायी व्यादेश के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन अंतरिम अनुतोष तो तभी मिलेगा जब मुकदमा हो, और मुकदमा आप दायर करने नहीं देंगे क्योंकि फर्स्ट सूट पेंडिंग है। तो फिर इन्हें जो अभी हम निकाले दे रहे हैं जबरदस्ती एक फर्जी मुकदमा दाखिल करके, इन्हें आखिर अनुतोष कैसे मिलेगा? इसलिए उन्होंने कहा सेकंड सूट स्टे होगा, दायर करने पर कोई रोक नहीं। इन्होंने दायर किया, जब हम लोग आदेश 39 नियम 1 पढ़ेंगे तो देखेंगे आदेश 39 नियम 3 आएगा, ठीक है। आदेश 40 पढ़ेंगे तो देखेंगे आदेश 40 नियम 1 या नियम 5 इनमें से एक वो आएगा, वो कहेगा कि जैसे ही बात संस्थित हुआ, अगर समुचित मामला है, अर्थात ये अपने पूरे पेपर दिखा सके कि साहब देखो ये हमारा बैनामा, ये हमारे लड़के की शादी कार्ड, इस पे भी वही एड्रेस लिखा हुआ है जो एड्रेस मेरे मकान का है जिसके संबंध में हम अनुतोष मांगने आए हैं, वही एड्रेस इस पे लिखा है, और ये शादी कार्ड पिछले 10 साल पुराना है, ये हमारे बच्चों के रिजल्ट कार्ड, इन पर वही एड्रेस है जो एड्रेस मेरे मकान का, ठीक है, इस वाद पत्र में वर्णित किया गया, और ये जो रिजल्ट हैं ये आज से 20 साल पहले के हैं, इसका मतलब मकान मेरा ही है, और हम कब्जे में भी हैं। ये भी हो सकता है कि मकान आपका हो लेकिन आप कब्जे में ना हो, भाई मकान आपका है लेकिन आप कब्जे में नहीं हो, दोनों चीजें आपने साबित कर दी। तो जैसे ही आप मुकदमा दाखिल करोगे वैसे ही आदेश 39 नियम 3 और आदेश 40 नियम 1 या 5 इनमें से एक ये कहेगा आपको इंटरिम रिलीफ के तौर पर रिसीवर की नियुक्ति यह भी की जा सकती है, या आपको अस्थायी व्यादेश यह भी दिया जा सकता है। अभी दूसरा पक्ष आया ही नहीं, ठीक है ना, दूसरा पक्ष तो बाद में आएगा जब बुलाया जाएगा, तो इंटरिम रिलीफ आपको मिल जाएगी। अब दूसरा पक्ष आया, उन्होंने बताया था पहला मुकदमा चल रहा है, ठीक है, ये स्टे कर देंगे हम, ये मुकदमा स्टे हो गया, लेकिन जो इंटरिम रिलीफ दी गई थी वो कायम है क्योंकि ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ स्टे हुआ है, ठीक है ना। इंटरिम रिलीफ बनी हुई है, और जब इंटरिम रिलीफ बनी हुई, और पिछले मुकदमे में भी आवश्यक पक्षकार तो यही हैं, भले ही इस मुकदमे में ये वादी है, उस मुकदमे में ये प्रतिवादी, इससे फर्क ही कहां पड़ता है, बात तो दोनों को कहने का हक है। तो ये अपनी बात वहां कहेंगे, और जब ये अपनी बात वहां कहेंगे तो इनकी बात सुनी जाएगी, और अगर सही होगी, ठीक है, तो ये वहां अनुतोष प्राप्त कर लेंगे, तो ये स्टे भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये भी चले और वो भी चले तो दिक्कत है, ठीक है, तो दिक्कत है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस आ गए तो ये न्यायिक अनुशासन के दृष्टिकोण से एक अच्छी स्थिति नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए रेस सब जुडिस में, विचाराधीन न्याय के सिद्धांत में जो धारा 10 में कहा गया है, ये कहा गया कि सेकंड सूट स्टे रहेगा, अगर ये आवश्यकताएं पूरी हो गई तो सेकंड सूट स्टे कर दिया जाएगा, दायर करने पर कोई रोक नहीं। अब एक चीज बस बताने को रह गई
कि न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां दी गई हैं और अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग आप तब करेंगे जब कोई अधिनियमित प्रावधान मौजूद न हो स्थिति से संव्यवहार करने के लिए। अगर अधिनियमित प्रावधान मौजूद है तो इसका अर्थ ही यह है कि विधायिका ने आपको रास्ता बता दिया है, आप उसी रास्ते से चलो, अधिनियमित प्रावधान के रास्ते से, क्योंकि वो आवश्यक तौर पर न्याय करने के लिए बना है। आप उस रास्ते चलो, न्याय अपने आप होगा। यू आर नॉट परमिटेड टू अडॉप्ट एनी अदर वे। लेकिन इफ एनी path has not been decided by the legislature, तो आपको अंतर्निहित शक्ति दी गई कि न्याय करने के लिए अगर आपको कुछ उचित लगता है तो यू मे डू दैट, आप वो कर सकते हैं। यही अंतर्निहित शक्ति है। और क्रिमिनल चूंकि ज्यादा गंभीर मामला है इसलिए वहां अंतर्निहित शक्ति उच्च न्यायालय को दी, लोअर कोर्ट को नहीं दी, क्योंकि गंभीर मामला है। गंभीर मामला है तो विवेक के प्रयोग का अधिकार थोड़ा सुपीरियर आदमी को होना चाहिए। सिविल चूंकि अधिकारों का मामला है इसलिए यहां अंतर्निहित शक्ति अंतर्गत धारा 151, खाली 151 नहीं, अन्य भी धाराएं हैं जो अंतर्निहित शक्तियों की व्यवस्था करती हैं, वो समय अनुसार बताई जाएंगी। मुख्यतः 151 उसके अंतर्गत हर उस न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है जो सिविल अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है। और अंतर्निहित शक्ति क्या है? जब अधिनियमित प्रावधान न हो तब अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करिए। अब कई स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें धारा 10 लागू ही नहीं हो पा रही, ठीक है, धारा 10 लागू नहीं हो पा रही, लेकिन सेकंड सूट को स्टे हो जाना चाहिए, ठीक है, सेकंड सूट को स्टे होना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें लगभग एक सी हैं, ठीक है, लगभग एक सी हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? जब हम रेस जुडिकेटा पर बात करेंगे तो बताएंगे विस्तार से। यहां इतनी स्थिति समझ लें कि ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है कि धारा 10 लागू नहीं हो पा रही है लेकिन सेकंड सूट को स्टे होना चाहिए। ऐसी स्थिति होती है, कब होती है बताएंगे। अब जब धारा 10 लागू ही नहीं हो पा रही तो ये तो कानून का नियम है, तो स्टे कैसे कर दोगे सूट? और नियम ये कह रहा है कि स्टे होना चाहिए सेकंड सूट, तो कानून की भावना ये देखी जाएगी। अब क्योंकि इनेक्टेड प्रोविजन नहीं है तो क्या करेंगे? अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और धारा 151 के अंतर्गत भी एक वाद को स्थगित कर देते हैं और इसे कचहरी की भाषा में बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द सूट हो गया है। कंसोलिडेशन ऑफ द सूट दो तरह का होता है कि दोनों चलेंगे, ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि नहीं, एक स्थगित रहेगा और दूसरा वाला लीडिंग केस होगा, उसी में एविडेंस रिकॉर्ड कराया जाएगा और उसमें जो निर्णय आएगा वो दोनों सूटों में माना जाएगा। ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो अगर सेक्शन 10 लागू नहीं हो पा रहा और कानून की मंशा ये है कि नहीं सेकंड सूट स्टे होना चाहिए, तो फिर अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके सेकंड सूट स्टे किया जा सकता है, ठीक है, और तब सेकंड सूट स्टे रहेगा। ये रेस सब जुडिस हुआ। कल हम लोग रेस जुडिकेटा पर बात करेंगे, देखिए।